राजेंद्र जी, जब मैं लोगों से आपके बारे में पता कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि राव राजेंद्र को राजनीति का पूर्व अनुमान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लग रहा था विधानसभा चुनाव में कि मनीष यादव चुनाव जीतेंगे, इसलिए आपने टिकट नहीं लिया और जिसको आपने टिकट दिलवाया, उसको आपने खत्म ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में इतनी बड़ी हार किसी भी जगह पे नहीं हुई। जिस जगह पे राव राजेंद्र का प्रभाव हो, वहां 10,000 मात्र वोट आए किसी बीजेपी के कैंडिडेट को। की चर्चाएं इसलिए करते हैं कि आपको उपेंद्र यादव के साथ में एक भी कार्यक्रम में देखा नहीं गया। राव साहब, एक एक लोग चर्चा और करते हैं कि राव राजेंद्र राज परिवार से आते हैं और राज परिवार को लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन उनकी एक पीड़ा है। उनकी पीड़ा यह है कि जब भी वो आपसे मिलने के लिए आते हैं तो घंटों इंतजार करते हैं। कभी कभी आप समय पे बुला लेते हैं और फिर एक दिन भी नहीं मिल पाते। और जब जन सुनवाई आप करते हैं तो आप राजा की तरह जन सुनवाई करते हैं, एक नेता की तरह जन सुनवाई नहीं करते। लोग नीचे बैठे रहते हैं और आप सिंहासन पे बैठ के जन सुनवाई करते हैं। तभी आप, चलो, एक बयान तो आपने दिया था, आपने सुना भी होगा उसको, कि अगर मनीष 2018 के चुनाव की बात है, अगर मनीष यादव चुनाव जीतते हैं तो ये युवा है और इसको यूपी और बिहार की तरह गुंडों का प्रदेश बना देंगे। जयपुर ग्रामीण से टिकट मिलने के बाद में आज राव राजेंद्र पहली बार त्रिवेणी धाम पहुंचे हैं। बड़ी मान्यता रखते हैं आप इस मंदिर से। लोग चर्चा कर रहे थे कि आप जब जब राजनीति में रहे, किसी भी पद पे रहे, इस मंदिर से बड़ा लगाव है आपका। इस मंदिर से लगाव राजनीति की वजह से नहीं है। हमारे पूर्वजों का इस मंदिर के प्रति एक आस्था है और महाराज नारायणदास जी से पहले जो भी महाराज यहाँ गद्यासीन हुए, चाहे गंगादास जी महाराज हों या भगवान दास जी महाराज हों, उन सबके प्रति आस्था है। राजनीति तो एक क्रम है, बाकी आस्था तो एक परिवार के पूर्वजों से चलती आ रही है। राजेंद्र जी, जब मैं लोगों से आपके बारे में पता कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि राव राजेंद्र को राजनीति का पूर्व अनुमान बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा लग रहा था विधानसभा चुनाव में कि मनीष यादव चुनाव जीतेंगे, इसलिए आपने टिकट नहीं लिया और जिसको आपने टिकट दिलवाया, उसको आपने खत्म ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में इतनी बड़ी हार किसी भी जगह पे नहीं हुई। जिस जगह पे राव राजेंद्र का प्रभाव हो, वहां 10,000 मात्र वोट आए किसी बीजेपी के कैंडिडेट को। देखिए, जिसने भी ये बात आपके मानस पटल पर अंकित करने की कोशिश करी है, उसको मेरे चरित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये जनता है, किसको स्वीकार करती है, किसी को स्वीकार नहीं करती। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं खुद भी तो चुनाव यहाँ हारा हूँ, मैं भी तो पराजित रहा हूँ। जनता का जो विश्वास जीतता है वो निर्वाचित होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से जितना भी सहयोग हो सका हमने सबने किया। जो प्रभु की इच्छा थी वो उसमें परिणित हुई। लोग इसकी चर्चाएं इसलिए करते हैं कि आपको उपेंद्र यादव के साथ में एक भी कार्यक्रम में देखा नहीं गया। मेरे ख्याल से आधा दर्जन कार्यक्रम तो ऐसे हैं जो कि नेतृत्व के साथ भी हम थे। जो भी ये चर्चा करते हैं उनका सिर्फ उद्देश्य इस प्रकार की गलतफहमी पैदा करना है, वो यथार्थ और सत्य से बहुत परे है। अनिल चोपड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद में आपका टिकट फाइनल हुआ। वो युवा हैं और सचिन पायलट के खास माने जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट ही उस चुनाव को लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ राव राजेंद्र खुद भी वजूद रखते हैं और नरेंद्र मोदी का नाम बहुत बड़ा है। जब जब मोदी जी का नाम आता है तब तब कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आती। तो ये चुनाव आप राव राजेंद्र और अनिल चोपड़ा के बीच में देखते हैं या सचिन पायलट और नरेंद्र मोदी के बीच में देखते हैं? देखिए, राष्ट्र का चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो, कभी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं होता। संस्थाओं का होता है, राजनीतिक दलों का होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास में ऐसा व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री के स्वरूप में, जिसका स्वयं का व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी का संस्थागत चरित्र दोनों को ध्यान में रखकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी प्रतिस्पर्धा संस्था से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। न तो कोई युवा से है, न कोई वृद्ध से है। हम भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल की संस्था के कार्यकर्ता हैं और प्रत्याशी हैं। तो हमारा सीधी प्रतिस्पर्धा उन प्रतिद्वंदियों से है जो राजनीतिक दलों में हमारे विपक्ष के रूप में है। ईआरसीपी के पानी को लेकर बड़ी गहमा गहमी रही। आपके साइड में जो विधायक बैठे हैं, कुलदीप धनखड़ जी, इन्होंने भी कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन ईआरसीपी में शाहपुरा को, कोटपुतली को और विराटनगर का जो इलाका आता है, इनको दरकिनार करके रखा गया। और लोग ये भी कहते हैं कि अब चुनाव से पहले तो कह रहे हैं कि कुछ हिस्से शामिल होंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव चला जाएगा उसके बाद में ये जो इलाका है ये सूखा रहेगा। मेरे ख्याल से जो भी आपको ये सूचना दे रहा है उसका समझ और उसका सोच भी सूखा है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी
धरातल से जुड़ा हुआ और अपने भौगोलिक क्षेत्र से जहाँ से वो प्रतिनिधित्व करता है, प्रयास करता है। और इस ईआरसीपी में क्या है ये बात तो शायद कहने वाले को भी नहीं मालूम, लेकिन हम कुलदीप जी यहाँ बैठे हैं, प्रदेश के आज विधायक हैं हमारे विराटनगर के। मैं आपको इस बात का आश्वस्त कराना चाहता हूँ, जो भी आज इस बात को सुन रहा है, ईआरसीपी एकीकृत ईआरसीपी की जो डीपीआर बनेगी उसमें विराटनगर हो चाहे शाहपुरा हो, जो यहाँ की पेयजल की कोई समस्या है या और कोई पानी से संबंध में समस्या है, चाहे वो सिंचाई के संबंध में हो, संपूर्ण रूप से ध्यान रखें। जब इसका आपके पास में संपूर्ण रूप से डीपीआर आएगी तब आपको पता पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है। लोग इसलिए संशय कर रहे हैं क्योंकि डीपीआर किसी को दिखाई नहीं जा रही। डीपीआर जिसको आप कहते हैं, चंबल के अंदर बाकी नदियों का पानी भी लाया जा रहा है। पहले सिर्फ ईआरसीपी थी, अब एकीकृत ईआरसीपी है, बाकी नदियों को भी जोड़ा जा रहा है। और जब नदी से नदी जोड़ने की बात आती है तो केंद्र अपना पूरा वित्त पोषण कर रहा है। इन सारी चीज़ों में कितना पानी चंबल में आएगा और उस पानी का विस्तरण कैसे होगा और किस किस भूगोलिक क्षेत्र में जाएगा, अपने आप में ये एक एक्सटेंसिव टास्क है, जिसका मेरे ख्याल से जून के अंत तक हम पूरा का पूरा इसका दस्तावेज के साथ में नक्शा तक पेश कर देंगे। राव साहब, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, क्योंकि देश की बात करें तो अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन अगर अपन जयपुर ग्रामीण की बात करें तो कौन सा विजन है, कौन से ऐसे काम है जो आपको लगता है कि पहले के लोग प्रयासरत थे या उनके ध्यान नहीं आया? और अब मुझे पता भी है, मैं कई वर्षों से राजनीति में हूं, जनता के वो मुद्दे कौन कौन से हैं जिनको लेके राव राजेंद्र अगर सबसे बड़ी संसद में पहुंचता है तो उठाएगा? मैं जिस विषय को केंद्र में रख कर करूँगा ना, वो जब मैं सार्वजनिक भाषण दूंगा तब मैं उनका उल्लेख करूँगा। लेकिन इतना बात आप ध्यान में रखिए कि 40 साल के राजनीतिक अपने कार्यकाल में, इतिहास में, मेरे जीवन में मुझे मालूम है कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और यहाँ की क्या समस्या है। राव साहब, एक लोग चर्चा और करते हैं कि राव राजेंद्र राज परिवार से आते हैं और राज परिवार को लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते हैं, लोग आपका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी एक पीड़ा है। उनकी पीड़ा यह है कि जब भी वो आपसे मिलने के लिए आते हैं तो घंटों इंतजार करते हैं, कभी कभी आप समय पे बुला लेते हैं और फिर एक दिन भी नहीं मिल पाते। और जब जनसुनवाई आप करते हैं तो आप राजा की तरह जनसुनवाई करते हैं, नेता की तरह जनसुनवाई नहीं करते। लोग नीचे बैठे रहते हैं और आप सिंहासन पे बैठ के जनसुनवाई करते हैं। तभी आपको लग रहा है ये चुनाव है, हो सकता है कि अब आपको लग रहा है जो भी आपको ये जानकारी दे रहा है ना, वो मेरे चरित्र से कोसों परे है। उसको मेरी जानकारी का कोई स्तर ही नहीं है, उसको आधार ही नहीं है, उन्होंने जानकारी प्राप्त ही नहीं करी है। वो सिर्फ आलोचनात्मक कार्यवाही के लिए और आलोचना के लिए ही आपको जानकारी दे रहा है। अगर ये सारी चीज होती तो मैं जहां आज पहुंचा हूं, 15 साल तक मुझे लगातार इन्होंने निर्वाचित किया है, अगर इसमें से एक भी लेश मात्र का सत्य होता तो इतना आशीर्वाद मिलता क्या? चलो, एक बयान तो आपने दिया था, आपने सुना भी होगा उसको, कि अगर मनीष 2018 के चुनाव की बात है, अगर मनीष यादव चुनाव जीतते हैं तो ये युवा है और इसको यूपी और बिहार की तरह गुंडों का प्रदेश बना देंगे। ये किसने कहा था? मैं जहां हम आप उस अतीत में जाकर देखिए, उस वक्त राज्यों की जो क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसको हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहते थे, उसमें ये प्रदेश अव्वल पे थे। इसलिए मैंने ये कहा था कि इस सारी चीज की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को लाकर आप इन चीज पर अंकुश लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष या समाज विशेष पर ये चिन्हित करके कोई बात नहीं कही गई थी, और जो बात कही गई थी उसका सारांश भी कुछ और था। अभी तक तो मुझे वो वीडियो नहीं मिला जहां मैंने ये बात कही हो, लेकिन लोग इसकी चर्चाएं बहुत कर रहे हैं राव साहब। अब चर्चा तो अभी आप जितने बता रहे थे उनकी भी बात कर रहे हैं। अच्छा, सांझ को क्या, आज हम यहाँ बैठे हैं ना। राव साहब, एक सवाल की, कोटपुतली से पूर्व विधायक और मंत्री राजेंद्र यादव आपके साथ हैं, हालांकि जो मेरे इलाके में लोग हैं वो उसी राजेंद्र को समझ रहे हैं कि उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरा सवाल ये कि आलोक बेनीवाल पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे जब तक वो 5 साल सत्ता में रहे, कांग्रेस के साथ थे और आप भारतीय जनता पार्टी के थे। अब वो भी बीजेपी में आ गए, क्या वो भ्रष्टाचार के दाग मिट जाएंगे? और लालचंद कटारिया के आने से पार्टी को कितनी ताकत मिली है? देखिए, ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जो जनप्रतिनिधि रहता है या जो प्रत्याशी बन के आता है, उस पर कई प्रकार के आरोप लग जाते हैं।
इसमें से सत्यता क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। अगर कोई ऐसी बात है तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी दल में जाकर बैठे या किसी दल से बाहर जाकर कहीं और जाए। कहाँ ये बात आती है कि ये सारी चीज़ें कोई राजनीति में, राजनीति एक ऐसा शब्द हो गया कि आप इसको कहीं भी उठ ले जाकर कर दीजिए। ये बात इतनी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने आए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है कि जो न्याय उचित नहीं है, जो नैतिकता के न्याय पर उचित नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ता पर भी स्टर्न एक्शन लेती है, तो बाकियों की क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, लोग कह रहे थे कि राव राजेंद्र बहुत, मैं फिर से कह देता हूं कि पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि अब राजनीति किस करवट लेगी। आपको पता था कि आपको टिकट मिलेगा, इसलिए आपको एक साथी चाहिए था राजेंद्र यादव कोटपुतली से, उसको आप ले आए। आलोक बेनीवाल को आपने वो जो आजकल कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि ईडी और आईडी का, लेकिन पता नहीं आपने कोई ना कोई सेटिंग जरूर बैठाई इन तीनों नेताओं को पार्टी में लाने के लिए। क्या था वो? देखिए, कल्पना के पंख लगे रहते हैं लेकिन वो धरातल पर नहीं रहती। आपका सारा व्यक्ति कल्पनाओं पर आधारित है और काल्पनिक चीजों का यथार्थ में कभी कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसलिए उत्तरदायित्व तो उसका होता है जिसको उत्तर यथार्थ में देना पड़ता है। मैं उस उत्तरदायित्व को निभाऊंगा। राव राजेंद्र जी हैं, हमने बड़े तीखे और कड़वे सवाल पूछे लेकिन बड़े प्यार से और बहुत हंसते हुए हमें जवाब दिए। कुलदीप धनखड़ जी भी हमारे साथ, इनसे भी पूछ लेते हैं। कुलदीप भाई, अनिल चोपड़ा को टिकट मिला है, वो उसी वोटर्स में से आते हैं जिसमें से आप आते हैं, और सचिन पायलट का उनके ऊपर हाथ है। लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट ही चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा टास्क रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो जाट हैं और आप भी जाट हैं, और जाट कहीं उस तरफ चले गए तो ये आपके लिए भी बड़ी क्षति होगी आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, हम विचारधारा के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिनको प्रत्याशी बनाया माननीय राव साहब को, ये एक नाम नहीं है, एक विचार है और हमेशा इन्होंने विचार के साथ काम किया है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके चैनल पे, कई बार मैंने बातें रखी हैं। ये राष्ट्र का निर्माण किसी जाति से नहीं हुआ, ये विचारों से इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और मैं एक किस्सा भी बताना चाहता हूँ। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुनाव लड़कर आया हूँ, और आप समझ सकते हैं लगभग 20 पंचायतों में एक जाट वोटर नहीं है, अदर कम्युनिटीज़ हैं। उन गाँव में सिंगल वोटर नहीं है। विराटनगर शहर में मात्र 35 वोट जाट कम्युनिटी के हैं, 17,000 मतदाता टोटल हैं। आप समझ सकते हो, मुझे 7,500 मत वहाँ से मिले हैं। और सारी कम्युनिटीज़ ने मिलकर, 36 कौम ने मिलकर हमें विजयी बनाया है और भाजपा को मैंडेट देने का काम किया है। और मैं बताना भी चाहता हूँ कि जात पात का चुनाव नहीं, जातियों में तो लोग, पॉलिटिकल लोग इनको बांटने का काम करते हैं। और वापस पुनः हैट्रिक बनाएंगे देश में माननीय मोदी जी। अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। और मैं बता भी दूं जयपुर ग्रामीण को, आप पूरा, महेंद्र भाई आप जानते हो भी हो, आप मतदाता भी हो, और साथ साथ अब की बार इतना बड़ा भारी बहुमत भाजपा को मिलने वाला है। माननीय राव साहब बहुत लाखों मतों से यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है और निश्चित रूप से राजस्थान में कमल खिलेगा। हमारे 25 सीटों पर भाजपा के हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतकर भारत सरकार में शामिल होंगे। जयपुर ग्रामीण की ही बात कर ले तो क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह? 101%। कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? लगभग 4 लाख मतों से भाजपा के हमारे प्रत्याशी माननीय राव साहब जीत कर जाएंगे। जनता भारी बहुमत इनको साथ देकर। और अभी देखिए, आप देखा नहीं, मेरे जितने हमारे 8 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, मैंने कहा ना, कांग्रेस के कैंडिडेट को तो बूथों में एजेंट ही मिलने वाले। ये जात पात का चुनाव नहीं है। पता नहीं कहाँ से महेंद्र भाई ढूंढ के ले। आप नेता ही इस परसेप्शन को फैलाते हैं। नहीं, मैं तो पहले, टिकटें जाति के आधार पे मिलती हैं तो हम सवाल क्यों ना पूछें? पहले भी कहा कि जहाँ से माननीय राव साहब पहले विधायक रहे हैं, वहाँ तो अगर आप कम्युनिटी की बात करोगे तो मात्र 7,000 मत ही था, लेकिन यहाँ की जनता को स्वीकार करती थी। विराटनगर से इनका पूरा परिवार, माननीय रावधीर सिंह जी, इनके राजमाता जी यहाँ विधायक रहे, आप यहाँ विधायक रहे, सरकार में डिप्टी, हमारे उप विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, बहुत सारे पदों पे आपने काम किया। इन्होंने हमेशा बिल्कुल जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है, उनको साथ में लेकर आपने काम किया है, और उसी का परिणाम कि हमारे जैसे लोगों को आज काम करने का अवसर मिला है।
बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करके यही पूछ लेते हैं कि विराटनगर से कितने वोटों से जिताकर भेजेंगे आप? विराटनगर में 50,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय राव साहब जीत कर जाएंगे। और आपको ध्यान है, जब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप आए थे तभी मैंने कहा था। और जिस जात पात की बात कर रहे हैं, कुलदीप धनखड़ पूरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा के लिए जोर शोर से काम करेगा। जितने हमारे प्रत्याशी दौड़ेंगे उससे कम मैं भी नहीं दौड़ूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। राव राजेंद्र जी और कुलदीप धनखड़ जी हमारे साथ हैं। मैं कड़वे सवाल पूछ लेता हूं, कई बार नेता नाराज हो जाते हैं, लेकिन नाराज बहुत कम होते हैं। एक विषय और लेके जाइए आप। जी। जिस ईआरसीपी की बात आप कर रहे थे, ईआरसीपी के नाम पर कांग्रेस की सरकार ने राजनीति करी। उनका कुछ था ही नहीं, वो 5 साल में कुछ नहीं कर पाए। ईआरसीपी हमारी योजना थी, 2017 में हमारी सरकार, भाजपा की सरकार लेकर आई थी। और इन्होंने जब डीपीआर तैयार करने का प्रयास भी किया था, उसमें हमारे यहाँ का हिस्सा शामिल ही नहीं था। उसमें हमारी सरकार बनने के बाद हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने प्रयास करके, और हमारा जो पार्ट था, ये पूरा श्यापुरा का पार्ट, जिसमें हमारा चितौली का बांध आता है, जौनपुरा धावाई का बांध, जिस स्थान पर आप बैठे हैं, इसी नदी में हम ईआरसीपी का पानी लेकर आएंगे। इस बात के लिए मैं आपको भरोसा देता हूँ, एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते। और 3 बड़े बांध जिसकी अनुमानित जो लागत है लगभग 3,000 करोड़ रुपए होगी। इतनी बड़ी राशि हमारे इस विराटनगर को, श्यापुरा को और साथ में हमारे कोटपुतली के हिस्से को मिलने वाली है। और पीने का पानी भी है और सिंचाई का पानी भी है, जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई, जिसको हमारी सरकार करने वाली है। जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी राव राजेंद्र जी और कुलदीप धनखड़ जी से हमारी बातचीत हुई। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।